Hello guys, so today we are doing Negotiable Instrument Act 1881. Well, this video can be seen by CA, CS, CMA के students, also the foundations के students and CS, CET के students और CA के students जो foundation में है, what does we say to them, any which ways. So yeah, now we would move ahead. We'll go smaller in smaller part because this is a very big chapter, so we'll go one by one. Okay. So yeah, what is Negotiable Instrument Act 1881? We will understand this by simple way. What do you understand by negotiable, right? So firstly we'll see what is negotiable. Negotiable मतलब क्या होता है? Negotiable मतलब होता है transferable. ओके और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है, इंस्ट्रूमेंट का जो डेफिनेशन है ना बेसिकली वो दिया हुआ है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में. हियर वी कैन सी कि नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट का जो दिया है मतलब वो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में दिया है. सो विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है कि पेपर है, रिटर्न है, डॉक्यूमेंट हो गया. इंस्ट्रूमेंट मतलब पेपर है, रिटर्न है, राइट इन ऑब्लिगेशन. वो जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, वो किसी पार्टी का राइट और किसी पार्टी का ऑब्लिगेशन डिसाइड कर रहा है. राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑल्ट्रेशन हो रहा है बेसिकली कि ये किया तो ये, वो किया तो ये, और कुछ क्लॉजेस डाल दिए गए. दैट इज इंस्ट्रूमेंट की राइट एंड ऑब्लिगेशंस बता रहा है वो आपको. ठीक है. उसके बाद है डीड. डीड क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय पार्टीज इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस. इसमें पेपर तो है ही है, रिटर्न भी है, राइट्स और लाइबिलिटी भी है जैसे वहाँ पे हमने देखा, प्लस साइन और विटनेस में. तो बेसिकली अगर ये आया कि डिस्टिंक्शन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड डीड क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट में पेपर है, वो रिटर्न है, राइट एंड ऑब्लिगेशंस बता रहा है. और जो डीड है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय पार्टीज इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस. पेपर है, रिटर्न है, राइट एंड लाइबिलिटी है, साइन प्लस विटनेस बता रहा है ये. ठीक है. तो yes people, so we'll move ahead. What does it say basically? Negotiable instrument means a written document. अभी हमने देखा कि एक written document है which creates a right in favor of some person and which is freely transferable. Obviously how do we understand freely transferable? यहाँ से negotiable जो है वो freely transferable है, और instrument मतलब ऐसा instrument जो written है और जो which creates a right in favor of some person and which is freely transferable. So now we know the definition of negotiable instrument. Negotiable instrument means a written document which creates a right in favor of some person and which is freely transferable. Okay. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट. ऑब्वियसली ये स्टैट्यूट का बनाया हुआ है. प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल ईदर ऑन ऑर्डर और टू बेयरर. ठीक है. तो यहाँ पे हम ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है बेसिकली, पे टू ऑर्डर, पे टू ए और ऑर्डर, पे टू द ऑर्डर ऑफ ए, राइट. सो नाउ वी वुड मूव हेड विद द फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ओके. या क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है बेसिकली, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है और बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब कि पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन, ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट, डिलीवरी. देखो इसमें हमको पता है हमको किसको पे करना है. हम लोग ने ये नहीं लिखा, सेल्फ नहीं लिखा है, हमने क्या लिखा है, पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन, उसका नाम लिखा है, ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट है, डिलीवरी दे रहे हैं. यहाँ पे बेयरर इंस्ट्रूमेंट में पेबल टू एनी पर्सन कि आप बेरर है मतलब आप बेरर चेक दे रहे हो, वो चेक वो पर्टिकुलर सामने वाला बंदा किसी और को भी दे सकता है, और ट्रांसफर बाय डिलीवरी तो है ही. ठीक है. नाउ वी विल सी व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट. तो बेसिकली हमने अभी देखा कि वो राइटिंग में होता है, इन राइटिंग होता है. फिर बोल रहा है सिग्नेचर. अच्छा, इसमें सिग्नेचर वो किसका बोल रहा है, वो पार्टीज का बोल रहा है, विटनेस का बोल रहा है, किसका बोल रहा है, वो सिग्नेचर ऑफ मेकर का बोल रहा है. जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा है ना उसका सिग्नेचर चाहिए अपने को. अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर, उसमें कोई कंडीशन नहीं डाल सकते हो आप. ठीक है. उसमें आप कंडीशनल नहीं रख सकते हो कि पे टू ए इफ नॉट पेड और दिस देन दैट इन दैट केस. तो अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए. प्रॉमिस टू पे मनी इन प्रॉमिसरी नोट. मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा 50वां बर्थडे होगा तो मैं बताऊंगा, या मेरा अभी कौन सा बर्थडे चल रहा है वो तो बताया नहीं. तो कंडीशनल हो ही नहीं सकता ये. ठीक है. और सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑब्वियसली यू हैव टू टेल कि कितना पैसा आप जमा करा रहे हो. ऐसा आप नहीं बोल सकते कि सर्टेन सम ऑफ मनी में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं इतना दूंगा नहीं उतना दूंगा.
फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। वी नो दैट कि नेगोशिएबल का मतलब ही फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो ऑब्वियसली फ्रीली ट्रांसफरेबल तो बनता ही है। उसके बाद टाइटल, अब टाइटल में क्या बोल रहा है, द ऑर्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स अ पर्सन हु इज होल्डर एंड हैज एक्सेप्टेड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द वैल्यू इन गुड फेथ एंड बिफोर मेच्योरिटी इज नॉट इन एनी वे अफेक्टेड बाय द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर और एनी पार्टी। इसमें बैड टाइटल गुड टाइटल का मतलब होता है कि अगर आपको राइट पर्सन को मिला है टाइटल, तो ऑब्वियसली इट डजंट, वी कैन नॉट से दैट कि ट्रांसफर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अ डिफेक्टिव टाइटल। Recovery. The holder in due course is entitled to sue on the instrument in his own name for the recovery of the amount represented in the instrument. इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बोलना चाहता है बेसिकली, द होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है वो हम लोग आगे डिसाइड देखेंगे, इज एंटाइटल्ड टू सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट in his own name for the recovery of the amount represented in the instrument. बेसिकली जब मैं आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स समझाऊंगी तब ये वाला पॉइंट हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो मैंने चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, दैट्स ओके। इसके बाद आ रहा है, अच्छा अभी मैं बताती हूँ होल्डर इन ड्यू कोर्स होता कौन है बेसिकली। ठीक है, जो ए है उसने चेक दिया, सेल्फ चेक दिया बी को, और बी जो है ऑब्वियसली वो होल्डर था, उसने उससे चेक घूम गया तो सी को मिला वो चेक, सी ने जो दे दिया डी को भेज दिया, उस चेक भेज दिया, पैसे ले लिए। अब ये हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो ये हो गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये हो गया होल्डर। ओके, सो अब वो क्या बोल रहा है, नॉट एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज होल्डर बट एवरी होल्डर इज नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली वो बोलना क्या चाह रहा है कि एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज होल्डर। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये होल्डर तो माना ही जाएगा, बट एवरी होल्डर, ये जो होल्डर है क्या इसको हम ड्यू कोर्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे, ये है ना होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसको गुड फेथ में लिया है बैड फेथ में लिया है, इट डजेंट आवर बिजनेस। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स तो वही होगा ना जिसका एट द एंड चेक पहुंच रहा है, जो उसको रेमिट करा पा रहा है, दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके ओके, so now we are moving ahead with presumptions as to a negotiable instrument, कि negotiable instrument का presumptions क्या क्या होता है। तो negotiable instrument का presumption ये है कि consideration paid होना चाहिए, पहली बात, transferred for consideration, ऐसा नहीं आप विदाउट कंसिडरेशन दे ही नहीं सकते हो। अब वो बोल रहा है, देखो ये जो पॉइंट है ना मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, ये जो मेन पॉइंट है, डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, टाइम ऑफ ट्रांसफर, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट स्टेप, एवरी होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, इन अ सूट अपॉन अ, अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ये हो गया हमारा टाइटल। अब वो बोल रहा है द डेट इट बियर्स, मतलब हम सोचेंगे कि जब वो बना, इट वॉज मेड, तब का डेट है। ठीक है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस में वो बोल रहा है इट वॉज एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर बीइंग मेड एंड बिफोर मेच्योरिटी। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर लेंगे, एक्सेप्टेड विद रीजनेबल टाइम एंड बिफोर मेच्योरिटी। गुड, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज ड्यूरिंग द एग्जाम, बिकॉज एग्जाम के टाइम पे आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड इट बेसिकली। टाइम ऑफ ट्रांसफर में बोल रहा है एवरी ट्रांजेक्शन वॉज मेड बिफोर मेच्योरिटी। ठीक है, ये भी बिफोर मेच्योरिटी है। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट में बोल रहा है द इंडोर्समेंट वर मेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर, तो मेड इन द सेम मैनर इन विच दे अपीयर, दैट्स ओके। स्टैम्प द लॉस इंस्ट्रूमेंट वॉज ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प। ठीक है, प्रिजम्पशंस है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, कि जो घुमा भी है वो साइंड एंड स्टैम्प है, ये सारे प्रिजम्पशंस है, हम समझ रहे कि ये है, ऐसा ही होगा। every holder of a negotiable instrument is a holder in due course. Why? Unless it is proved that the holder has taken it from the true owner, either without his free consent or without consideration. ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, अनलेस आप ये प्रूव कर देते हो कि विदाउट कंसेंट या फ्री कंसेंट से लिया है, तब तक होल्डर इन ड्यू कोर्स हम उसको मानेंगे। In a suit upon a dishonored instrument, the court shall, on proof of the protest, presume that it was dishonored until this fact is disapproved. Okay? ठीक है, तो अब वो बेसिकली मैं आपको समझाती हूँ ये क्या बोल रहा है, विल सी वन बाय वन अगेन। कंसिडरेशन, वो बोल रहा है प्रिजम्पशंस है कि कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, ऐसा नहीं आप फ्री में नहीं बांट सकते हो। डेट, जब वो बना हम तब का ही डेट अज्यूम करेंगे कि इसी डेट पे ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड विद इन, आप उसको रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट करो ना, लेकिन मेच्योरिटी के पहले करो ना। ठीक है, वो करो ना ठीक है। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट में वो क्या बोल रहा है, द एंडोर्समेंट वर मेड इन सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट का वो बोल रहा है द इंडोर्समेंट वर मेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर। मतलब कि इस पॉइंट को हम ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट,
द इंडोर्समेंट वर मेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर। मतलब उस पर डेट है, साइन है, जो भी है, तो इन द सेम मैनर हम जिस हालत में मिला है उस हालत में उसको एंडोर्स करेंगे। स्टैम्प हम मानेंगे कि साइंड एंड स्टैम्प पहले से ही था। एवरी होल्डर ये समझा दिया, इन सूट अपॉन अ डिसऑर्डर ये भी समझा दिया। नाउ वी विल मूव अहेड विद अनदर दिस थिंग दैट इज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। काइंड ऑफ दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टैट्यूट का बनाया होता है और एक कस्टम और यूसेज के हिसाब से होता है। तो जो स्टैट्यूट का बनाया हुआ है बेसिकली वो ये है, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, ये सब है। और जो स्टैट्यूट का सॉरी कस्टम और यूसेजेस का बनाया हुआ है वो है हुंडीज। क्या? हुंडीज, कस्टम, ऐसे मार्क कर लो आप। और स्टैट्यूट यहाँ पे ये बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, दिस इज इंस्ट्रूमेंट, ये हुआ। तो अब हम मिलेंगे अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून। थैंक यू।